आज के लेक्चर में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी है, डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का जो आता है वो हम लोग क्या करेंगे, पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें मैं कवर करूंगा चैप्टर नंबर मोस्टली अगर आप देखोगे तो इसमें जो है चैप्टर नंबर जैसे 8 से क्वेश्चन पूछता है, चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन पूछता है, चैप्टर नंबर 3rd ए और 3rd बी से पूछता है। तो ये सारे चैप्टर्स के डिस्टिंग्विश और कुछ एक्स्ट्रा जैसे जो है चैप्टर नंबर 9 के 1-2 क्वेश्चन ले लेंगे या चैप्टर नंबर 10 के 1 क्वेश्चन ले लेंगे। तो मैक्सिमम ये वीडियो जो है हो सकता है कि आधे से 1 घंटे का वीडियो रहे, जिसमें हम पूरा क्वेश्चन नंबर 6 मार्क्स का जो बोर्ड में पूछा जा सकता है वो पूरा अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर ये वीडियो देखने से पहले आप क्या कीजिए, अपने मोबाइल का DND ऑन कर लीजिए ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन आए, आपको पढ़ने में कोई माइंड डिस्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है, पूरा DND लगा लीजिए। उसके बाद फिर जो है नोटबुक लेके और पेन पेंसिल लेके बैठो, जो समझा रहा हूँ उसको लिख के फिर प्रैक्टिस करो, ताकि 1 घंटे के अंदर आपका 6 मार्क्स का प्रिपेयर हुआ तो समझो अगर 4 घंटा पढ़ाई कर लिया तो कितना हो गया, 24-25 मार्क्स का तुम पढ़ लोगे भाई 4 घंटे के अंदर। समझ रहे हो? ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस तरीके से समझाओ। ठीक है, नाउ आपने यूट्यूब पे भी देखा रहेगा, बट इसमें हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। ठीक है, आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा एक एक कंसेप्ट इजीली क्लियर करके रखेंगे। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस, और प्राइवेट फिनांस बोलते हैं, पब्लिक फिनांस बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो पब्लिक फिनांस की जब बात आती है तो मतलब क्या सोचना है आपको, ये गवर्नमेंट के बारे में बता रहा है। ठीक है, प्राइवेट मतलब यहाँ पे कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट बिजनेस हो सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की बात कर रहे तो पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट की बात करें तो इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, तो अब देखो पब्लिक फाइनेंस किसका जो स्टडी करता है, किसका स्टडी करता है, गवर्नमेंट के रिलेटेड स्टडी करता है। गवर्नमेंट के रिलेटेड क्या स्टडी करता है, देखो पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का स्टडी करता है, लेकिन क्या गवर्नमेंट का प्रिंसिपल मतलब गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर स्टडी करता है। पब्लिक फाइनेंस मतलब बेसिकली गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करने वाला है साल भर में। जैसे मान लीजिए 2023-24 में गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करने वाला है, या 2024 से लेके 25 में गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करने वाला है, मतलब कितना खर्चा करने वाला है और गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिलने वाला है, ये कैलकुलेट करता है पब्लिक फाइनेंस। और प्राइवेट में भी सेम यही होता है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट के जगह पे आ जाएगा इंडिविजुअल और प्राइवेट इंटरप्राइजेस। तो यही बोला है प्राइवेट फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अगेन व्हाट, इनकम एक्सपेंडिचर, किसका, इंडिविजुअल का और प्राइवेट इंटरप्राइजेस का। अब दुकान किराना स्टोर चलाते हो, आपका छोटा मोटा बिजनेस है, जैसे ग्लास का बिजनेस है या कुछ और स्टोर का बिजनेस या कोई और सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो तो इंडिविजुअल के तौर पे। ठीक है, अडानी कंपनी, टाटा कंपनी, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। ठीक है, तो ये सारे कंपनीज का प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं तो वो जो भी कितना एक्सपेंडिचर उनको करना है तो वो रेवेन्यू का, और कितना उनको पैसा मिलने वाला है, तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों का स्टडी करते हैं। तो अभी आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। पब्लिक फाइनेंस बोला तो गवर्नमेंट का कितना खर्चा करने वाला है, गवर्नमेंट का कितना इनकम मिलने वाला है, और प्राइवेट मतलब प्राइवेट फाइनेंस मतलब एक इंडिविजुअल और बिजनेस इंटरप्राइजेस जो है, प्राइवेट बिजनेस जो है कितना खर्चा करने वाला, कितना इनकम है, वो क्या करता है उसके बारे में टोटल स्टडी करता है। ठीक है, अब सोचिए गवर्नमेंट कितना खर्चा करने वाला है और गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलने वाला है वो किससे रिलेटेड है, सोसाइटी के बेनिफिट से रिलेटेड है। हमको अच्छा रोड चाहिए, हमको अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, हमको अच्छा कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए, है ना, हमको बहुत सारी सुविधाएं चाहिए, है ना, तो वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, कम्युनिकेशन फैसिलिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी चाहिए। तो गवर्नमेंट जो खर्चा करता है वो अपने लिए थोड़ी ना करता है, वो तो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं टू ऑफर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज टू दी सोसाइटी। और वहीं प्राइवेट क्या करता है, टू प्राइवेट क्या है, टू फुलफिल प्राइवेट इंटरेस्ट। अब प्राइवेट का इंटरेस्ट क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना, उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना, प्रॉफिट क्या अर्न करना। लास्ट एट द एंड ऑफ प्राइवेट बिजनेस का क्या होता है भाई, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, अब गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करता है, अपना एक्सपेंडिचर डिफाइन करता है। गवर्नमेंट फर्स्ट डिटरमाइन एक्सपेंडिचर।
अपन को साल भर में कितना खर्चा करना है वो पहले अपन उसका शीट बना लेगा। और वहीं पे अगर हम लोग प्राइवेट फिनेंस का देखें तो प्राइवेट फिनेंस में इंडिविजुअल पहले अपनी जेब देखता है, भाई मेरे जेब में पैसे कितने हैं, मेरे जेब में पॉकेट में पैसे कितने हैं, फिर मैं उसके हिसाब से खर्चा करूंगा। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा पॉकेट नहीं देखता उसके पास कितना पैसा है, वो कितना खर्चा करने का सिर्फ तू बोल, बस मैं उतना खर्चा करूंगा, ठीक है, डिफेंस के लिए खर्चा करूंगा, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर उसके लिए करूंगा, स्कूल के लिए करूंगा, कॉलेज के लिए करूंगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, पावर सेक्टर्स के लिए खर्चा करूंगा। भले जेब में पैसा ना हो तो भी खर्चा करूंगा, उधार लेके करूंगा बट खर्चा करूंगा। लेकिन वहीं पे प्राइवेट क्या होता है, भाई मेरे जेब में कम पैसा है तो अभी मैं कम खर्चा करूंगा, ज्यादा पैसा रहेगा तो ज्यादा खर्चा करेगा। तो यही डिफरेंस है। गवर्नमेंट फर्स्ट डिटरमाइन द वॉल्यूम एंड द डिफरेंट वेट ऑफ एक्सपेंडिचर, इंडिविजुअल क्या करता है, कंसीडर हिज इनकम देन डिटरमाइन द एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, इनकम मतलब पैसा जो मिलने वाला है ना। डिटरमाइन करना मतलब बेसिकली जो है पहले डिसाइड कर लेना कि मतलब कितना एक्सपेंडिचर, एक एस्टिमेट करके रखना, ठीक है। अच्छा, पब्लिक फिनेंस का किसके ऊपर इफेक्ट, इकोनॉमी के ऊपर क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा, सर ज्यादा होगा, तो ट्रिमेंडस इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। और प्राइवेट फिनेंस का भी इफेक्ट होगा ना सर, छोटे छोटे बिजनेस कुछ भी देखो, इकोनॉमी के अंदर अगर कोई छोटा मोटा भी बिजनेस कर रहा है, एक पान वाला दुकान, एक टपरी चाय वाला, कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है और उससे वो रेवेन्यू मनी का सर्कुलर हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर, तो उसका योगदान हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो हो रहा है, लेकिन सर बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है, बट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। अगर कोई घर पे खाली बैठा है तो उसका कुछ योगदान नहीं है इकोनॉमी के अंदर, लेकिन अगर वो जॉब पे जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव प्रोड्यूस हो रहा है, तो इकोनॉमी के अंदर उसका योगदान जा रहा है। तो प्राइवेट का कम होता है, बहुत कम इफेक्ट होता है, थोड़ा इफेक्ट होता है, लेकिन पब्लिक फाइनेंस का क्या होता है, इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। बोलो समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया, ठीक है। लिख लो, अभी वीडियो को पॉज करो, जो भी समझ में आया वो लिख लो, कुछ डाउट रहे तो वो भी लिख लो और मुझे व्हाट्सअप कर लो, ठीक है। अगर आपने ये कोर्स बाय किया है तो ये 9324646234 स्क्रीनशॉट पेमेंट का जो है और कोर्स का नाम मेंशन शेयर कर देना, मैं आपको आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं। ये अगर इसका हम लोग बात करें तो एक और टॉपिक था इंटरनल एक्सटर्नल डेट, वो भी हम लोग ले लेते तो और अच्छा रहता था। देखो, ओके नाउ इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, पब्लिक फाइनेंस से ही। अब देखो इंटरनल डेट मतलब क्या होता है सर, कर्जा। डेप्ट मतलब क्या होता है, डेप्थ बोलो या डेट बोलो, दोनों एक ही है। डेप्थ मतलब कर्जा, खुद के घर से लिया तो इंटरनल, इधर बाहर से लिया तो क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया। तो अब ऐसा समझो कि जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, अगर ये इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है, पैसा लोन ले रहा है, वो कहां से, इकोनॉमी के अंदर से, विद इन दी कंट्री के अंदर से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल डेट बोलेंगे। अगर वही गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कोई फॉरेन कंपनी से, मान लीजिए यूएसए से कोई बैंक से ले रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो एक्सटर्नल डेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई सर? हाँ सर समझ में आ गई। बोलो क्या डिफरेंस है इंटरनल एक्सटर्नल डेट में? इंटरनल डेट मतलब होता है कर्जा। अगर हमारी गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, पैसा उधार ले रही है हमारे इकोनॉमी के अंदर से ही, कोई बैंक से ले रही है, आरबीआई से ले रही है, पब्लिक से ले रही है बॉन्ड के फॉर्म में, बट अगर वो विद इन दी कंट्री ले रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल डेट। अगर गवर्नमेंट पैसा उधार ले रही है बाहर कंट्री से, बाहर के किसी कंट्री से, बैंक से ले रही है, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, या किसी कोई अदर कंट्री से लोन ले रही है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल डेट। क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल डेट। बोलो सर समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। नाउ व्हेन अ गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम इट्स सिटीजन, ठीक है, जब अपनी खुद के लोगों से जो बोरो करती, बोरो करना बेसिकली उधार लेना, ठीक है, सेंट्रल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिजनेस आउट विद इन द कंट्री, इट इज नोन एज इंटरनल डेट। व्हेन गवर्नमेंट बोरोज, गवर्नमेंट बोरो करता कहां से, फॉरेन गवर्नमेंट्स, फॉरेन बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम लोग आईएमएफ बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा, इट इज नोन एज एक्सटर्नल डेट, ठीक है। अच्छा, ये जो इंटरनल डेट होता है वो रीपेड एंड बोरोड होता है कौन सी करेंसी में, डोमेस्टिक करेंसी में। डोमेस्टिक मतलब हमारा इंडियन रुपीस में होता है,
वहीं पे एक्सटर्नल में क्या होता है, फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होता है एक्सटर्नल डेट में, ठीक है। रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू दी अदर लेंडर्स, यहां पे क्या होता है कि भाई हो सकता है कि पैसा जो फंड वो इकोनॉमी के अंदर ही रहता है, लेकिन आउटफ्लो मतलब ये एक्सटर्नल डेट में क्या होता है, अपना पैसा जो होता है वो फॉरेन कंट्री में आउटफ्लो होता है बेसिकली, ठीक है। मतलब अपने जेब से पैसा किसी दूसरे के हाथ में चला जा रहा है, दूसरे कंट्री में जा रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, बट एक्सटर्नल के केस में होता है, तो हम लोग डिफरेंस लिख रहे हैं तो बताएंगे वो, ठीक है। इट डज नॉट रिजल्ट इन एनी आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डेट और सर्विसिंग रीपेमेंट। ऐसा नहीं होता है कि भाई अपन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो दूसरे कंट्री में पैसा जा रहा है। इंटरनल में क्या होता है, अपन भर रहे पैसा ना तो अपने कंट्री के अंदर ही जा रहा है, किसी ना किसी को इंटरेस्ट जा रहा है, लेकिन विद इन दी कंट्री के अंदर जा रहा है, मतलब इंडियन इकोनॉमी के अंदर ही वो पैसा जा रहा है, तो पैसा कहीं ना कहीं पे तो इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ रोल प्ले करेगा, अच्छा रहेगा वो, अच्छी सही बात है। लेकिन अगर वही इंटरेस्ट अपन दूसरे कंट्री से लोन लिया उसको भर रहे, तो अपना क्या हो रहा है कि भाई वहां पे डेट बढ़ रहा, अपना जा रहा है पैसा, उधर से आउटफ्लो हो रहा है। इसलिए सरकार हमेशा बोलती है कि खुद का इंडियन, मेड इन इंडियन वाला पहले कंसेप्ट था, फिर मेक इन इंडियन वाला आया, ठीक है। बहुत सारे इनिशिएटिव लिए ताकि जो पैसा है वो इंडियन रुपीस बाहर आउटफ्लो ना हो, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अब इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट ये आपको समझ में आ गए, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, ये जो सिंपल इंडेक्स नंबर चैप्टर नंबर 6 के, अभी देखो 8 के मैंने 2 क्वेश्चंस कवर कर दिए, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 के। अभी 6 के थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। अब देखो सिंपल इंडेक्स नंबर बेसिकली क्या है कि भाई ये इन दिस मेथड हर कमोडिटी को क्या करते हैं हम लोग, इक्वल इंपॉर्टेंस देता है जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और वेटेड में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वेट के हिसाब से अलग अलग कमोडिटीज का जो है वेट के हिसाब से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। ये सिंपल इंडेक्स क्या होता है, बहुत इजी होता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, मतलब टेबल ड्रॉ करने के लिए, मालूम करने के लिए, ठीक है, इसका जो है कंपेयर करने के लिए। और वहीं पे अगर हम लोग वेटेड इंडेक्स देखे दें तो इसका डिफरेंट मेथड होता है और इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और सिंपल इंडेक्स नंबर में क्या होता है, दिस कैन बी अप्लाइड टू डिटरमाइन द प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू इंडेक्स नंबर। मतलब इंडेक्स, सिंपल इंडेक्स नंबर जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे सिंपल नंबर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, इन्फ्लेशन मालूम करने के लिए, प्राइसेस जो है वो डिटरमाइन करने के लिए, जनरल प्राइस मालूम करने के लिए, होलसेल प्राइस जो है मालूम करने के लिए। तो ये जो सिंपल इंडेक्स मेथड अगर हम लोग यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए, प्राइस या क्वांटिटी या वैल्यू इंडेक्स नंबर डिटरमाइन करने के लिए, तो हम लोग इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। वहीं पर अगर वेटेड इंडेक्स नंबर देखा जाए तो वेटेड इंडेक्स नंबर क्या होता है, स्पेशल पर्पस के लिए जो है यूज किया जाता है बेसिकली, जैसे स्टॉक प्राइस हो सकता है एक मालूम करने के लिए, या कॉस्ट कुछ हो, दूसरा कोई प्राइस हो सकता है, तो उस केस में हम लोग मालूम करने के लिए क्या करते हैं, वेट इंडेक्स नंबर का, बस आप इतना ही समझो, ठीक है, वेट इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स। और हम लोग अभी डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं जीडीपी और जीएनपी में। आपको एक बेसिक डिफरेंस बताऊंगा ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जीडीपी किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सर इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सर किस चीज का प्रोडक्शन करना, सर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस करना, क्या करना, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। सर जीएनपी किससे रिलेटेड है, सर जीएनपी भी किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनकम भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्शन से। तो ये पहला डिफरेंस हुआ कि जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी प्रोड्यूस किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री के अंदर वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और जीएनपी में भी हम लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज कितना प्रोड्यूस हुआ काउंट करते हैं। लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, दोनों जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो दोनों हम लोग कैलकुलेट करते हैं। प्लस जो हमारा इनकम हो रहा है अब्रॉड से, जैसे मान लीजिए कोई बाहर कंट्री में हमने क्या किया, सेटअप किया है, ठीक है, कोई प्रोडक्शन, जैसे अमूल का प्रोडक्शन यूनिट कोई दूसरे कंट्री में है, तो वहां पे जो इनकम अर्न हो रहा है, क्या रिलायंस का कोई दूसरा प्रोडक्ट बाहर कंट्री में है, तो पैसा उधर से जो अर्न हो रहा है, तो वो सब किस में काउंट होता है, जीएनपी में काउंट होता है, जीडीपी में काउंट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जीडीपी में सिर्फ किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से। सर पहला मेरा क्लियर हो गया, अब दूसरा दो, जीडीपी में प्रोडक्शन से रिलेटेड, लेकिन प्रोडक्शन सर गुड्स एंड सर्विसेज का,
अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक डोमेस्टिक कंपनी है, कौन सी कंपनी है? डोमेस्टिक कंपनी है, मतलब वो इंडियन कंपनी से, और एक है फॉरेन कंपनी। अब ये फॉरेन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी में क्या डिफरेंस है सर? मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग ये मार्कर बना रहे हैं, पेंसिल बना रहे हैं, ये इंडियन कंपनी है, ये प्रोड्यूस कर रही है मार्कर या पेन बना रही है। लेकिन जो है मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जैसे सैमसंग कंपनी है, तो फ्रिज बना रही है, एलजी कंपनी है, फ्रिज बना रही है, एसी बना रही है, ठीक है, वॉशिंग मशीन बना रही है। ये कहाँ पे बना रही है? ये इंडिया में बना रही है, लेकिन है कंपनी कौन सी? वो बाहर की कंपनी है। जब बाहर की कंपनी है तो ये प्रोड्यूस तो इंडिया में ही कर रही है, तो चाहे वो फॉरेन कंपनी का प्रोडक्शन हो चाहे वो डोमेस्टिक का हो, दोनों का प्रोडक्शन किस में काउंट होता है? जीडीपी में काउंट होता है। लेकिन वहीं जीएनपी में सिर्फ और सिर्फ किसका काउंट होता है? डोमेस्टिक का ही काउंट होता है। किसका काउंट होता है? सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक का ही काउंट होता है। प्लस हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज है जो बाहर कंट्री में बना रही हैं, उनका भी क्या किया था इसके अंदर ऐड किया जाता है, लेकिन जीडीपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंट्री का ऐड किया जाता है। जीएनपी में क्या कर रहा है? हमारी कंट्री का प्रोडक्शन दूसरे हो रहा है, वो तो हो रहा है, बाहर कंट्री का भी जो प्रोडक्शन हो रहा है ना हमारे कंपनीज के द्वारा, हमारे इंडियन कंपनीज के द्वारा, वो भी क्या किया जाता है इसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है। और इसके अंदर फॉरेन कंपनी का जो रहता है वो हम लोग नहीं कैलकुलेट करता है, सब्ट्रैक्ट कर देता है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे इनकम भी हम लोग ऐड करते हैं, जैसे कुछ बिजनेस सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग है, तो सब हम लोग इसके अंदर काउंट करते हैं जीएनपी में। ये एक बेसिक आइडिया हुआ जो आप पूरा बुक पढ़ लोगे तो भी नहीं आपको समझ में आए, ठीक है। ये मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस था वो मैंने आपको बताया। अब आप पढ़ लीजिए। देखो जीडीपी किससे? जीडीपी डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? ग्रॉस वैल्यू है। क्या है? वैल्यू है। किसका वैल्यू है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सर फाइनल गुड्स दैट मींस अ गुड्स व्हिच इज रेडी टू कंज्यूम, ठीक है। मोबाइल खरीदा, यूज करने लग गया तो रेडी टू यूज है। कार में बैठा, चलाने लग गया कार, राइट, तो कार जिसको ड्राइव कर सकता है तो फिनिश गुड्स हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किया जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली ऑफ अ कंट्री, विद इन द कंट्री के अंदर, उसके लिए वहां पे यूज किया है ड्यूरिंग 1 ईयर, एक साल में, वो हम लोग जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग जीएनपी देखें तो जीएनपी मतलब क्या होता है? ग्रॉस मींस अगेन यहीं पे क्या रहेगा? ग्रॉस वैल्यू। क्या बोला है? ग्रॉस वैल्यू किसका? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एनुअली in the country which is estimated according to the price prevailing in the market. Sir, price prevailing in the market that means करंट प्राइस इन द मार्केट, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से क्या करता है वो लोग कैलकुलेट करता है। बट ये पढ़ने के बाद आपको डिफरेंस नहीं समझेगा, लेकिन जो मैंने आपको बताया ना वही डिफरेंस है, ठीक है। आगे चल के 1-2 पॉइंट समझोगे तो समझ में आएगा। देखो, इट इंक्लूड प्रोडक्शन बाय बोथ फॉरेन एंटिटीज और, ठीक है, बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन एंटिटीज विद इन द कंट्रीज बॉर्डर, मतलब कंट्री के अंदर चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो चाहे वो फॉरेन एंटिटीज हो, वो अगर इंडिया में प्रोड्यूस कर रही है तो उसको हम लोग जीडीपी के अंदर काउंट करेंगे सर। वहीं पे अगर हम लोग जीएनपी देखें तो इट इंक्लूड द प्रोडक्शन बाय द डोमेस्टिक एंटिटीज बोथ विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। यहां पे फॉरेन की बात नहीं कर रहा है, यहां पे बोल रहा है कि डोमेस्टिक एंटिटीज चाहे वो इंडिया में प्रोड्यूस करे चाहे वो बाहर कंट्री में प्रोड्यूस करे, वो दोनों का यहाँ पे काउंट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉरेन का काउंट होगा सर? नहीं, यहाँ पे वो काउंट होगा कि अपना कंपनी जो है तरक्की की, अपने कंट्री के अंदर सेटअप किया अपना बिजनेस, अब अपन बाहर इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो बीइंग अ इंडियन कंपनीज वी विल कैलकुलेट इन इंडियन प्रोडक्शन, और एज वेल एज हम लोग बाहर जो प्रोड्यूशन कर रहे हैं वो भी क्या करते हैं? काउंट करते हैं। बात समझ में आ गई सर? हाँ सर समझ में आ गई। देखो ये कंसेप्ट में ज्यादा टाइम लिया क्योंकि ये समझना चाहिए, ये आपको कोई भी नहीं समझाएगा, जाके देख लो वीडियो। बहुत कम लोग होंगे जो, बहुत कम वीडियोस मिलेंगे जो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी। बाकी 12th का तो कोई भी आप वीडियो देख लो, उसमें मेजर डिफरेंस तो समझाया नहीं। अगर कहीं समझाया तो भाई वो वीडियो मुझे भी टैग करना, ठीक है, एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है। ओके, नाउ द फॉर्मूला फॉर जीडीपी इज टिपिकली एक्सप्रेस C plus I plus G और X minus import। C for consumption, I for investment, G for government expenditure और X minus import। और यहीं पे क्या होता है? ये सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? R minus P। यहीं पे सब सारा है, रिसिप्ट माइनस पेमेंट। रिसिप्ट मतलब पैसा आया, पेमेंट मतलब पैसा गया। सर अपन ने क्या किया? बाहर के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट किया, वहां से अपने को डिविडेंड मिला, तो अपने को क्या आ गया? रिसिप्ट मिला। क्या मिला? रिसिप्ट मिला। अपन ने लोन लिया था, उसका पेमेंट कर दिया, एक्सटर्नल लोन ले लिया था, पेमेंट कर दिया, तो क्या हो गया? वो पेमेंट हो गया। क्या हो गया? पेमेंट हो गया। पैसा आ रहा है, एक्सपोर्ट हुआ तो पैसा रिसिप्ट आएगा, इंपोर्ट किया तो पैसा क्या हो रहा है? अपना जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? पेमेंट हो जाएगा। समझा डिफरेंस क्या है जीएनपी और जीडीपी में? ओके,
इट डज नॉट अकाउंट फॉर नेशनलिटी ऑफ द एंटिटीज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। और वहीं पे अगर हम लोग देखें जीएनपी में, तो नेशनलिटीज एंटिटीज का जो प्रोडक्शन होता है वो हम लोग क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, प्लस आउटपुट प्रोड्यूस बाय द बोथ कंट्री सिटीजन्स एंड वेदर इट ऑकर डोमेस्टिकली और अब्रॉड। यहाँ पे उतना फोकस नहीं किया जाता, बट यहाँ पे क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है कि डोमेस्टिक एंटिटीज अगर प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक या तो अब्रॉड, वो दोनों काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस थे। आई एम श्योर कि आपको समझा रहेगा। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं आउटपुट मेथड और इनकम मेथड। सिंपल है कि जब हम लोग नेशनल इनकम मालूम करते हैं तो आउटपुट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू मालूम करते हैं। किसका वैल्यू, आउटपुट का। मतलब हमारे कंट्री में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है अलग अलग सेक्टर्स के द्वारा, उसकी टोटल वैल्यू कितनी, वही क्या हो गया, आउटपुट वैल्यू हो गया। तो देखो अकॉर्डिंग टू आउटपुट मेथड, यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूं, अकॉर्डिंग टू आउटपुट मेथड वैल्यू ऑफ आउटपुट और सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द डिफरेंट सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चर enterprises, commerce, transportation, communication, and other services in the particular years added up and get the level of national income. आउटपुट मेथड के अंदर सिंपल याद रखने का, आउटपुट मेथड के अंदर जब अपन नेशनल इनकम काउंट करता है तो अपन जितना भी कंट्री के अंदर आउटपुट हुआ है ना, उसका अपन वैल्यू डिफाइन करता है। ठीक है, अब आउटपुट एक ही सेक्टर थोड़ी ना होता, हर सेक्टर्स में प्रोड्यूस किया जाता है ना, तो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी वैल्यू क्या वो अपन मालूम करता है। तो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। सर इनकम मेथड, कोई भी काम करता है पर्सन, अगर कोई भी जॉब, जैसे मैं जॉब कर रहा हूं या कोई और पर्सन जॉब कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, अगर उसको एक्टिविटी करने के बाद उसको कुछ पैसा रिसीव हो रहा है, मतलब उसको इनकम हो रहा है, तो वो इनकम क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा इनकम मेथड में जब अपन नेशनल इनकम काउंट करेंगे। अब मान लीजिए कोई बाहर कंट्री में गया है जॉब करने के लिए, वहां से पैसा कमा रहा है वो, तो वो पैसा भी क्या किया था, उसका ऐड किया जाएगा। तुम्हारा प्रॉपर्टी है, तुमने किसी को रेंट पे दे दिया, वहां से तुमको पैसा मिल रहा है रेंट के फॉर्म में, तो वो भी इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा। समझ रहे, राइट? तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इनकम पेमेंट रिसीव बाय ऑल सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर आर एडेड अप। कोई भी अगर इनकम रिसीव कर, सिटीजन, कोई भी सिटीजन अगर इनकम रिसीव करता है एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, हर साल जितना भी रिसीव करता है वो क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। एंड दैट इज इनकम रिसीव, चाहे वो फैक्टर प्रोडक्शन के फॉर्म में, जैसे रेंट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में, अगर उसको रिसीव हो रहा है इनकम, तो वो ऐड किया जाएगा इनकम मेथड के अंदर। तो ये मेजर डिफरेंस था। अब देखो, इनकम मेथड इज मेजर नेशनल ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंट्री मेथड, और जो इनकम मेथड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट मेथड बोलते हैं। तो ये तो बहुत ईजी है, 2 पॉइंट हो गया आराम से। ठीक है, अच्छा, दिस मेथड जो आउटपुट मेथड है वो क्या करता है, नेशनल इनकम फ्रॉम द आउटपुट प्रोडक्शन साइड मेजर करता है, और एक ही साइड ये इनकम साइड मेजर करता है। वेरी सिंपल सर, समझ में आ गया, राइट है ना? तो अब हम लोग एक और देख लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सिंपल सी बात है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुमने टैक्स भरा, तुम जॉब करता है, तुम्हारा सैलरी में से कुछ परसेंट जाता है गवर्नमेंट को टैक्स को, सैलरी टैक्स में, तो वो क्या हो गया सर, डायरेक्ट टैक्स हो गया। क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अपन कोई गुड्स खरीदा, उसके ऊपर टैक्स भरा, तो वो हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे मोबाइल का एग्जांपल लास्ट यूट्यूब पे भी मैंने दिया था, वही एग्जांपल देता हूं। अब ये आईफोन मैंने खरीदा, आईफोन जब बना रहा था आईफोन वाले ने, उसका कंपनी मैन्युफैक्चरिंग जब कर रहा था, उसके ऊपर टैक्स भरा रहेगा ना गवर्नमेंट को उन लोगों ने, और वही टैक्स क्या किया उस कंपनी वाले लोग ने इसके प्राइस के अंदर इंक्लूड किया, और इस प्राइस में मैंने खरीद लिया, तो मैंने क्या भरा, इसमें टैक्स भरा, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सेल्स सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसीलिए जीएसटी इसको हम लोग बोलते हैं। और हम लोग डायरेक्ट टैक्स भरता है इसीलिए क्या बोलता है, अपने इनकम पे अपन टैक्स भर रहा है, अपना वेल्थ के ऊपर भर रहा है, अपना कैपिटल के ऊपर भर रहा है, अपना प्रॉपर्टीज के ऊपर भर रहा है, तो वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट टैक्स हो जाता है। क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स। तो ये दोनों एग्जांपल याद रखना, ठीक है। देखो, इट इज पेड बाय द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर मतलब जो टैक्स भरता है उसी को हम लोग टैक्स पेयर, ऑन हिज इनकम एंड द प्रॉपर्टीज। मैं एक टैक्स पेयर हूं, मेरा जितना प्रॉपर्टी है, मेरा जितना इनकम है, उसके ऊपर मैं जो टैक्स भरता हूं तो डायरेक्टली पे करता हूं गवर्नमेंट को, उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। वहीं पे इट इज पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स एंड द परचेस ऑफ द कमोडिटीज और सर्विसेज, इट levied on the goods and services। बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है कि जब प्रोड्यूस किया जाता है तब वो भरा जाता है, या तो परचेस करते समय तब वो भरा जाता है, उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अच्छा, ये जो डायरेक्ट टैक्स है ना, इसका जो बर्डन है ना, ये तुम शिफ्ट नहीं कर सकता है। मतलब अगर मेरे ऊपर टैक्स लागू हुआ तो मैं
टैक्स, मेरी सैलरी है 10,000, तो 10,000 के ऊपर जो टैक्स बनेगा वो मैं ही भरूंगा, मेरा कोई फ्रेंड आके नहीं भरेगा या मेरा कोई दूसरा फैमिली मेंबर्स नहीं भरेगा, वो मुझे ही भरना पड़ेगा, बिकॉज द टैक्स बर्डन लेव्ड ऑन द पर्सन, दैट पर्सन विल पे द और लायबल टू पे दैट पर्टिकुलर टैक्स। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कोई कंपनी वाले ने गुड्स बनाते समय टैक्स भरा है, तो वो टैक्स किसके ऊपर लगा देंगे? प्राइस के अंदर। इसके अंदर प्राइस इंक्लूसिव हमेशा लिखा रहता है, टैक्स ऑल इंक्लूसिव, तो वो उसके ऊपर बढ़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। बोलो समझा कि नहीं समझा? समझ गया सर। ओके, यहां तक क्लियर है? ठीक है। नाउ अभी देखो इंडेक्स नंबर का एक क्वेश्चन और आ गया, प्राइस इंडेक्स। क्या है प्राइस इंडेक्स? बेसिकली प्राइस से रिलेटेड है, तो ये बेसिकली क्या मालूम करता है? प्राइस से रिलेटेड डिफरेंस टाइम का क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी से रिलेटेड है। चलो, प्राइस इंडेक्स इट मेजर्स मतलब मालूम करता है जनरल चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स। गुड्स के अंदर कितना प्राइस चेंज हुआ? 2022 के अंदर टमाटर का प्राइस क्या था, 2023 के अंदर टमाटर का प्राइस क्या था, 2024 के अंदर टमाटर का प्राइस क्या है, ये तीनों ईयर का कंपेयर कर रहा है। ठीक है, सो इट कंपेयर द लेवल्स ऑफ प्राइस बिटवीन दी टू डिफरेंट पीरियड। यहाँ पे 2022 मिटा दो, 2023-24 का ले लो भाई, प्राइस कंपेयर करो, पहले 2023 में प्राइस कितना था, अभी कितना था। तो प्राइस इंडेक्स में बेसिकली प्राइस चेंजेस जो होते हैं उसका मेजर करता है, कंपेयर करता है। क्वांटिटी में क्या होता है? इट मेजर्स द चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, कितना प्रोडक्शन लास्ट ईयर हुआ था 2023 में और 2024 में कितना प्रोडक्शन हुआ, यहां पे कंपेयर कर रहा प्रोडक्शन से रिलेटेड, मतलब क्वांटिटी से रिलेटेड। बात समझ रहे हो सर? हाँ सर समझ रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इट कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरिंग चेंजेस इन द प्राइस एज वेल एज अदर पर्पस, फॉर एग्जांपल फिक्सिंग द वेज रेट, इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट। ये सब फिक्स करने के लिए अपन क्या कर सकता है? प्राइस इंडेक्स नंबर का यूज कर सकता है। वहीं पे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बेसिकली किसके लिए? कि भाई अपने को कितना एक्सपोर्ट करना है, कितना इंपोर्ट करना है, क्वांटिटी जो है वो हम लोग क्या कर सकता है? डिसाइड कर सकता है। तो इट कैन बी यूज फॉर मेजरिंग द चेंजेस इन द क्वांटिटीज ऑफ, फॉर एग्जांपल लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स। अपन ने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, ये भी अपन मालूम कर सकता है। 2023 में कितना एक्सपोर्ट किया था, 2024 में कितना एक्सपोर्ट किया, 2023 में कितना इंपोर्ट किया था, 2024 में कितना इंपोर्ट किया, तो कंपैरिजन कर सकता है क्वांटिटी से। ठीक है, it compares the level of price between the two different periods, we had already studied. It compares the level of output between two different periods, very simple। और ये फॉर्मूला है। ओके, हमेशा याद रखना, प्राइस P बोलेंगे तो प्राइस इंडेक्स नंबर, तो प्राइस में हमेशा P रहेगा, पहला करंट ईयर आएगा, नीचे बेस ईयर आएगा, क्वांटिटी में भी करंट ईयर रहेगा, बेस ईयर। सर यहाँ पे करंट ईयर बेस ईयर अब बता दो, देखो जहां पे 1 है ना उसका मतलब करंट ईयर। अब बताओ 2023 और 24 में करंट ईयर कौन सा है? सर बोलो 2024 है, और बेस ईयर क्या होगा? 2023। तो करंट ईयर मतलब P1 का प्राइस, बेस ईयर का प्राइस मतलब जो है P0। ठीक है, क्वांटिटी पे करंट ईयर का क्वांटिटी Q1 और बेस ईयर का Q0। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा यहाँ तक। ठीक है, नाउ अब हम लोग यूटिलिटी का कुछ टॉपिक है ये डिस्कस करने से पहले ना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये रिलेटिवली क्या है? ओके, थर्ड बी वाला जो टॉपिक है ना वो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। रिलेटिवली पूछ लिया, दोनों में रिलेटिव है, एक में इलास्टिक है एक में इनइलास्टिक, बहुत अच्छा है। हमेशा याद रखना कि इलास्टिक मतलब डिमांड ज्यादा चेंज होगा और इनइलास्टिक मतलब डिमांड क्या होता है? ज्यादा चेंज नहीं होता, थोड़ा चेंज होगा या तो चेंज ही नहीं होगा। डिमांड मतलब नो चेंज, डिमांड चेंज नहीं होगा, और चेंज भी होगा यहाँ पे रिलेटिव बोला मतलब थोड़ा चेंज होगा प्राइस की वजह से, बट ज्यादा चेंज नहीं होगा। अब जरा डेफिनेशन पढ़ो, व्हेन चेंज इन प्राइस, व्हेन चेंज इन प्राइस, प्राइस के अंदर अगर कोई चेंज, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा मतलब चेंज। व्हेन चेंज इन प्राइस ब्रिंग अबाउट मोर देन प्रोपोर्शनेट और मोर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। अगर प्राइस के अंदर चेंज होता है और प्राइस के अंदर चेंज होने की वजह से मोर देन प्रोपोर्शनेट, बहुत ज्यादा चेंज लेके आ जाता क्वांटिटी डिमांड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिवली इलास्टिक। वहीं पे व्हेन चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस के अंदर चेंज होता है उसकी वजह से, ब्रिंग अबाउट उसकी वजह से, लेस देन चेंज और प्रोपोर्शनेट, बेसिकली परसेंटेज बोल सकते हम लोग, लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड एज रिलेटिव इलास्टिक। मतलब क्या हुआ कि इलास्टिक में प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो गया,
और इनइलास्टिक में क्या हुआ, प्राइस चेंज हुआ लेकिन डिमांड क्या हुआ, थोड़ा ही चेंज हुआ। बोलो समझ में आ रहा है सर? हाँ सर। अब इसका जो रिलेटिवली इलास्टिक का डिमांड कर्व जो होता है वो फ्लैटर होता है। क्या होता है? फ्लैटर। अब याद रखिएगा, एक और लेक्चर में बनाऊंगा जिसके अंदर मैं 3 टॉपिक एक साथ क्लियर करूंगा। पॉइंट मेथड का मेजरिंग ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, वो जब मैं क्लियर करूंगा तो उसमें आपको ये समझा दूंगा। फिर भी अभी मैं समझा देता हूं फ्लैटर क्या होता है। फ्लैटर बेसिकली जो है, अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये मैं कर्व बनाता हूं, ठीक है, ये क्या हो गया, फ्लैटर हो गया। क्या हो गया? फ्लैटर। बेसिकली एक ढलान टाइप का, ठीक है। और इसका कर्व क्या होता है? स्टीपर होता है। स्टीपर मतलब क्या है? देखो ये ऐसा है। अब दोनों में डिफरेंस देखो, ये देखो और ये देखो, है कि नहीं डिफरेंस? ये स्टीपर है, क्या फ्लैटर। इसका कर्व ये क्यों फ्लैटर बनता है? क्योंकि इसके अंदर क्या हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट एक ले लो, ठीक है, और फिर एक पॉइंट, ये प्राइस थोड़ा कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा चेंज होगा। प्राइस थोड़ा ही कम हुआ लेकिन क्वांटिटी डिमांड ज्यादा चेंज हुआ। ये फ्लैटर इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे प्राइस चेंज हुआ लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्या हुआ, थोड़ा ही चेंज हुआ। बात समझ रहे हो? इसके लिए फ्लैटर और स्टीपर होता है। जिन लोगों ने मेरा वीडियो लेक्चर देखा रहेगा यूट्यूब पे रिलेटिवली ये प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का, उसको ये समझ में आ गया रहेगा। नहीं समझ में आया, जाओ यूट्यूब पे देख लो, ठीक है। और कोर्स बाय किया है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है। नीचे ही मैं क्या करूंगा, एक मस्त वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मतलब तुमने जो पे किया है उसको एक वीडियो देखने के बाद तुमको पूरा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा है, पढ़ सकते हो। इसका क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है, ये क्या होता है? लेस देन 1 होता है, ठीक है। ओके, कभी नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग ये जो जब डिस्कस करेंगे वहां पे ये सब मैं सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग डिस्टिंग्विश कर रहे हैं तो बेसिकली इस तरीके का डिस्टिंग्विश लिखना है। ओके, नाउ अब परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली, कहानी वही है। इलास्टिक मतलब डिमांड क्या होगा, चेंज होगा बहुत ज्यादा। इन इलास्टिक क्या होगा सर? डिमांड चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो परफेक्ट बोला है मतलब डिमांड के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो। देखो व्हेन स्लाइट और जीरो चेंज इन प्राइस, प्राइस के अंदर थोड़ा चेंज होता है या ज्यादा चेंज होता है, ठीक है। मतलब प्राइस के अंदर चेंज ही नहीं होता है, ऐसा मान लो कि नहीं चेंज होता है, प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। मतलब मैं करो ऐसे बनाता हूं, प्राइस के अंदर क्या हो रहा है, ये पी है, ओपी इज द प्राइस। प्राइस के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता है, बट क्वांटिटी डिमांड जो है वो इन्फिनाइट बढ़ते रहता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। व्हेन स्लाइट और जीरो चेंज इन प्राइस bring about infinite change in quantity demand, it is called as perfectly elastic। वहीं पे अगर हम लोग देखा जाए perfectly inelastic में, when percentage change in price has no effect on quantity demand, मतलब अगर प्राइस ये वाला कर ले लो तो ये क्वांटिटी ओ से लेके क्यों क्वांटिटी डिमांड है टमाटर का, ये मान लीजिए कोई फूड ग्रेन है, नेसेसरी मेडिसिन है, ऐसे टाइम पे अगर मेडिसिन का प्राइस बढ़ा दो या घटा दो तो क्या डिमांड कम होगा सर? सर नहीं, डिमांड कम नहीं होगा। हम लोग खाना बंद करेंगे क्या सर? नहीं बंद करेंगे, अपना क्वांटिटी डिमांड सेम ही रहेगा, प्राइस को घटने दो और बढ़ने दो। यही चीज होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। इसीलिए सॉल्ट का एग्जांपल देते हैं, मेडिसिन का एग्जांपल देते हैं, है ना। द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व क्या होता है? पैरेलल टू ओ एक्सिस होता है। देखो ये पैरेलल है कि नहीं? पैरेलल है। किसके पैरेलल है? ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। और ये क्या है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये करो, देखो ये क्या है? वाई एक्सिस है। तो पैरेलल है कि नहीं? पैरेलल वाई एक्सिस का। द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वो वाई एक्सिस। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, रीड आउट। ये ईडी का फॉर्मूला है, ईडी इज इक्वल, ठीक है। बात समझ में आ गया सर? हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब एक और हम लोग डिस्टिंग्विश पढ़ लेते हैं, स्टॉक और सप्लाई में। स्टॉक मतलब होता है जो मेरे पास क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी मेरे वेयर हाउस में, मेरे दुकान में है, सेल करने के लिए, वो मेरा स्टॉक हो गया। और जो मैंने बेच दिया वो क्या हो गया? सप्लाई हो गया। क्या बोला मैंने? जो मेरे दुकान में सामान है वो मेरा स्टॉक हो गया, जो मैंने बेच दिया वो क्या हो गया? सप्लाई हो गया। सर इससे इजी कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, इतना इजी है स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस। मतलब जो मेरे पास माल है बेचने के लिए दुकान में, वो क्या हो गया? मेरा स्टॉक। जो मैंने बेच दिया वो क्या हो गया? मेरा सप्लाई हो गया। बात समझ में आ गई सर? हाँ सर समझ में आ गया। इंग्लिश में लिखना कैसे? स्टॉक रिफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर फॉर सेल। बोले तो अपने दुकान में जितना भी माल, अपन तो सेलर हो गया ना, अपने दुकान पे जितना भी माल है वो क्या हो गया? स्टॉक हो गया। और जो अपन ने बेचा वो क्या हो गया? सप्लाई हो गया। तो वही चीज को, सप्लाई इज द पार्ट ऑफ द स्टॉक। ये स्टॉक का पार्ट है ना, मतलब दुकान में ही था ना पहले वो स्टॉक,
और उसको सेलर ने क्या कर दिया, विलिंग टू ऑफर फॉर सेल एट गिवन प्राइस, उसको सेल कर दिया एक पर्टिकुलर प्राइस पे, क्या हो गया, सप्लाई हो गया। बात समझ में आ गई सर? हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है। इट इज आउटकम ऑफ द प्रोडक्शन, स्टॉक कब आता है भाई, फैक्ट्री से माल बन के तभी आता है ना, तो वही आउटकम ऑफ द प्रोडक्शन लिखा है। इफ प्रोडक्शन इंक्रीज स्टॉक विल ऑल्सो इंक्रीज, अगर कंपनी में प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो स्टॉक भी बढ़ेगा ना, हाँ सर बढ़ेगा, वही। और सप्लाई किसका आउटकम है, स्टॉक में, जितना ज्यादा दुकान में माल होगा उतना ज्यादा अपन सप्लाई करेंगे, तो ये स्टॉक ऑफ किसका आउटकम है, स्टॉक का। जितना ज्यादा स्टॉक उतना ज्यादा सप्लाई, जितना कम स्टॉक उतना कम सप्लाई। हाँ सर समझ में आ गया सर? हाँ सर ठीक है। स्टॉक जो है एक्सीड मतलब ज्यादा हो सकता है किससे, सप्लाई से। यार सी बात है ना, अपन दुकान में ढेर सारा माल भर सकते हैं ना, भर सकते हैं अपन, मतलब सप्लाई नहीं भी करेंगे तो भी चले, सप्लाई कम है चलेगा कोई प्रॉब्लम, लेकिन अपन स्टॉक बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते, दुकान के अंदर बढ़ा सकते हैं सर। तो इसके लिए इट कैन एक्सीड द सप्लाई, और सॉरी हाँ एक्सीड द सप्लाई, और सप्लाई को अपन स्टॉक से जो है एक्सीड नहीं कर सकता। सर क्यों? अरे दुकान में जितना माल है उतना तो तुम सप्लाई करेगा ना, अगर दुकान में माल अगर 100 kg है तो 100 kg तुम सप्लाई करेगा ना, क्या 200 kg सप्लाई कर सकता है? सर नहीं, क्यों? क्योंकि माल है ही नहीं अपने पास, 100 kg है। तो इसीलिए बोला है कि जो सप्लाई होता है मतलब सप्लाई कैन नॉट एक्सीड द स्टॉक, जितना स्टॉक है उतना ही सप्लाई कर सकता है, सप्लाई से ज्यादा सॉरी स्टॉक से ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकता। किसी समझा? दुकान में जितना माल रखा है स्टॉक है उससे ज्यादा तुम सप्लाई कर सकता है, सर नहीं कर, लेकिन दुकान के अंदर माल एक्स्ट्रा भर रहा है तो अपन फैक्ट्री से उठा के लाके माल भर सकते हैं। बात समझ में आ गई सर? हाँ सर ओके। नाउ अब यहां पे कंसेप्ट आया है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई। देखो दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, एक है वेरिएशन इन डिमांड और दूसरा यहां पे मैं थोड़ा समझाता हूं आपको, लिख के अच्छे समझा। एक क्या है वेरिएशन, ताकि आप इजीली कर लो, वेरिएशन इन डिमांड, ठीक है, और वेरिएशन इन सप्लाई भी रहेगा बट यही सेम कंसेप्ट है। वेरिएशन इन सप्लाई मतलब क्या होता है, डिमांड जो है वो इंक्रीज होता है या डिमांड डिक्रीज होता है ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू प्राइस। यहां पे जो अदर फैक्टर्स होते हैं, कौन से अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। मतलब अगर प्राइस घटा या बढ़ा उसकी वजह से डिमांड चेंज होता है, बाकी अदर फैक्टर जो होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। सर नहीं समझा? देखो मान लो एग्जांपल के तौर, लोग आईफोन का डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका प्राइस कम हो गया, इसकी वजह से इसका प्राइस कम हो गया, बाकी दूसरा फैक्टर की वजह से नहीं। जैसे मान लीजिए अगर किसी का इनकम बढ़ गया तो वो आईफोन खरीदने लग जाएगा ना, तो अब आईफोन खरीदे, देखो यहाँ दो कंडीशन है, इसका आईफोन का प्राइस कम हुआ, आईफोन का प्राइस कम हुआ तब मैंने खरीद लिया, और मेरा इनकम बढ़ गया तब मैंने आईफोन खरीद लिया। दोनों दो अलग अलग सेंटेंस है ना। मेरा इनकम बढ़ा तब मैंने आईफोन खरीदा, तो यहाँ पे आईफोन का डिमांड बढ़ गया या मैंने खरीद लिया, इसको कब खरीदा? क्योंकि मेरा इनकम बढ़ा। तो इनकम किस में आ गया सर? वो अदर फैक्टर्स में आ गया। किसमें आ गया? अदर फैक्टर्स में आ गया। लेकिन प्राइस कम हुआ तो मैंने खरीदा, तो किस में आ गया? ये वेरिएशन डिमांड में, क्योंकि डिमांड घटता है बढ़ता है किसके से? प्राइस के। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? वेरी गुड, समझ में आ गया सर। तो वेरिएशन डिमांड के दो टाइप है। क्या है? दो टाइप है। एक है एक्सपांशन, क्या है? एक्सपांशन इन डिमांड है, और दूसरा क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है। क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। हाँ समझ में आ गई सर? हाँ सर समझ में आ गई। अब एक कंसेप्ट और पढ़ लो आप लोग, एक है चेंज इन डिमांड। क्या है? चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड और वेरिएशन डिमांड में सर थोड़ा सिमिलैरिटी है सर। हाँ सर, इसी वजह से कंफ्यूजन होता है। एक बार तो 8 मार्क के लिए पूछ लिया था एक क्वेश्चन, मेरे को तो यकीन भी नहीं हो रहा था क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, पूछ लिया था 8 मार्क के लिए दोनों, इसीलिए समझा रहा हूं आपको। वेरिएशन डिमांड मतलब डिमांड घटा बढ़ा किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से। अदर फैक्टर क्या था? कांस्टेंट था। अब चेंज इन डिमांड में उल्टा हो रहा है, यहां पे डिमांड जो घट रहा है और डिमांड जो बढ़ रहा है, मतलब डिमांड इंक्रीजिंग डिमांड डिक्रीजिंग। सर किसके लिए, किसके वजह से डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है? सर डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है किसके वजह से? ये अदर फैक्टर की वजह से। मेरा इनकम बढ़ा तो मैंने आईफोन खरीद लिया, ज्यादा खर्चा किया। इनकम अच्छा एडवर्टीजमेंट देखा, भाई क्रीम लगाने से गोरा हो जाएगा, तो अपन गोरा वाला क्रीम खरीद लिया। अपन डैंड्रफ बाल झड़ रहे, बोले अभी ये शैम्पू लगा लो, बाल ये शैम्पू लगा लो, गांव में शैम्पू ही बोलते हैं,
शैम्पू लगा लो तुम्हारे बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। तो क्या हुआ, अब मैंने ऐड देखा तब खरीद लिया। बोले इधर से पैसे कमाए जा सकते हैं, इधर देखो ये इंस्टॉल करो वो इंस्टॉल करो, कर दिया। मतलब डिमांड कर रहा है क्योंकि एडवर्टीजमेंट की वजह से, क्लाइमेट कंडीशन की वजह से, इनकम की वजह से, प्राइस सब्सिट्यूट गुड्स की वजह से, तो वो सब किस में आ जाएगा सर, अदर फैक्टर में आएगा। लेकिन यहाँ पे प्राइस चेंज इन डिमांड के अंदर जो प्राइस है ना वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्राइस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब ये चीज को समझने के लिए सर रुको एक मिनट, पेन पेंसिल लो और लिखो। वेरिएशन डिमांड मतलब डिमांड चेंज होता है, मतलब डिमांड घटता है बढ़ता है, किसके कारण, प्राइस के कारण। सर चेंज इन डिमांड क्या होता है, चेंज इन डिमांड लिखो, चेंज इन डिमांड मतलब डिमांड घटता है बढ़ता है, किसके कारण, अदर फैक्टर्स के कारण। किसके कारण, अदर फैक्टर्स के कारण। तो सर अदर फैक्टर्स क्या है, मैंने आपको बताया, इनकम, एडवर्टीजमेंट, प्राइस ऑफ सब्सिडी गुड्स, क्लाइमेट कंडीशंस, ये सब अदर फैक्टर्स। और यहां पे क्या रिमेन कांस्टेंट रहता है, प्राइस की वजह से। प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होने का, वेरिएशन में प्राइस चेंज होता है तभी डिमांड चेंज होता है, और चेंज इन डिमांड में क्या होता है, अदर फैक्टर चेंज होता है तभी डिमांड चेंज होता है। ये अब डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो एक्सपांशन क्या बोलता है, व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। अच्छा ये मैंने डिमांड का बताया ना, अब अपन सप्लाई का पढ़ रहे हो, वाह दोनों कंसेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे सप्लाई क्या हो गया, बढ़ गया। अब बताओ सप्लाई कब बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगा तभी तो सप्लाई बढ़ेगा ना। तो देखो ओनली ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी क्या हो गया, बढ़ गया। वहीं पे इंक्रीज इन सप्लाई में क्या हुआ, सप्लाई तो इंक्रीज हुआ है, सप्लाई तो इंक्रीज हुआ, लेकिन ड्यू टू किसके कारण, चेंज इन अदर फैक्टर्स के कारण। यहां पे प्राइस क्या है, रिमेन कांस्टेंट, मतलब प्राइस के अंदर कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिमेन कांस्टेंट। समझा कि नहीं समझा सर, हाँ गिर रहा था, ओके डर तो नहीं गया ना, पेन अचानक से मेरे को लगा गिर जाए। ओके नाउ राइज इन प्राइस इज द ओनली फैक्टर ड्यू टू विच सप्लाई एक्सपांड और एक्सटेंड। प्राइस की वजह से सिर्फ डिमांड घटता है बढ़ता है, ठीक है, और सप्लाई किसकी वजह से इंक्रीज होता है, सप्लाई इसकी वजह से इंक्रीज होता है, फॉल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस, इंप्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, इसकी वजह से चेंज होता है। बोलो सर समझ में आ गया सर, हाँ सर समझ में आ गया, राइट। कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को जरूर जो है व्हाट्सएप करके पूछ लेना। ओके अब एक और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, एवरेज रेवेन्यू, सॉरी एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट, दोनों का डिफरेंस मैं बता रहा हूं। देखो ये पेन को बनाने के लिए मेरे को कितना लगा, 10 रुपया लगा। कितना रुपया लगा, 10 रुपया। पेन बनाने के लिए जो, एक पेन को बनाने के लिए जो खर्चा लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लिख लो, एवरेज कॉस्ट मतलब पर यूनिट बनाने का जो खर्चा आया वो मेरा एवरेज कॉस्ट है। और इसको मैंने बेचा कितने में सर, 20 रुपए में बेचा। कितने में बेचा सर, 20 रुपए में। तो वो मेरे को क्या है, पर यूनिट का मेरा रेवेन्यू है। क्या मेरा पर यूनिट का रेवेन्यू है। एवरेज मतलब देखो इकोनॉमी में जो एवरेज होता है वो पर यूनिट, एक यूनिट का बताता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने 50 फोन बनाया, अब 50 फोन को मैंने बेचा तो मुझे, जैसे एग्जांपल लेते हैं टपरी चाय वाला, चलो समोसे वाला एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल। मान लीजिए एक टपरी चाय वाला 50 कप जो है चाय बेचता है दिन भर में। अभी मत बोलना सर 50 नहीं 100 बेचता है, एग्जांपल दे रहा हूं भाई, 100 भी बेच सकता है, 200 भी बेच सकता है। अब मान लो दिन भर में कितना कप बेचा उसने, 50 कप बेचा, और वो 50 कप बेचा और दिन भर में उसने कमाया कितना, 500 कमाया। कितना कमाया, 500 कमाया। तो अब मुझे बताओ वो 50 कप बेचा, 500 कमाया, तो अब एक कप की कीमत कितनी होगी, बोले तो पर यूनिट का रेवेन्यू कितना होएगा, क्योंकि 500 उसने कमाया ना, 50 कप बेचा। तो सिंपल एवरेज रेवेन्यू मतलब फॉर्मूला क्या है, यहाँ फॉर्मूला सही से नहीं लिखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब बताओ चाय वाले ने 50 कप बेचा था तो ये रेवेन्यू है कि क्वांटिटी है सर, सर क्वांटिटी है, लिख दो 50। उसने दिन भर में 50 कप बेच के कितना कमाया, 500, तो वो 500 क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू हो गया। 1 0 कैंसिल हुआ, 5 1 5, 1 0 बचा 10, मतलब एक कप कितने की होंगी, 10 रुपए की, तो वो क्या हो गया, एवरेज रेवेन्यू हो गया। उसी तरीके से एवरेज कॉस्ट मालूम करने के लिए मतलब पर यूनिट का कॉस्ट उसको कितना पड़ा, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर देगा, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकता है एवरेज कॉस्ट। बात समझ में आ गया सर, हाँ सर। देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है, तो सर मैंने फॉर्मूला भी बता दिया, मीनिंग भी बता दिया, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखो एवरेज रेवेन्यू मतलब रिफर्स टू एवरेज इनकम, दैट मीन्स पर यूनिट का जो इनकम।
आता है जो सोल्ड करने के बाद, वो एवरेज रेवेन्यू है। एवरेज कॉस्ट मतलब पर यूनिट का कॉस्ट जो प्रोड्यूस करने के लिए जो करता है। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू दैट इज टीआर अर्न बाय द टोटल यूनिट सोल्ड, मतलब कितना क्वांटिटी है वो सोल्ड किया उसको डिवाइड, फॉर्मूला बताया इजी। यहाँ पे कॉस्ट का भी देखो, डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, फॉर्मूला है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया, एग्जांपल भी देख लो भाई। इफ टीआर फ्रॉम द सेल्स ऑफ 10 यूनिट्स द कमोडिटी 100, अब 1000 कमाता है और 10 यूनिट बेच के तो कितना हो गया, एवरेज रेवेन्यू 100 रुपीज हो गया। एवरेज कॉस्ट देखो यहाँ पे कमोडिटी कितना 100 है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए कितना कॉस्ट लगा 1000 रुपीज, तो 1000 डिवाइडेड बाय 100 अगेन इसका क्या हो गया 10 हो गया। बात समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक, ध्यान से रखना, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये अपना इंडिया कंट्री है, ठीक है, नाउ वी आर लिविंग इन इंडिया, ठीक है, एंड वी आर बी प्राउड टू बी एन इंडियन, ओके। नाउ अब इंडिया कंट्री जो है गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है, ठीक है, किसी दूसरे कंट्री को। मान लीजिए अपने पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, तो अपन ने क्या किया, गेहूं चावल दूसरे कंट्री को बेच दिया, तो अब अपने को क्या मिलेगा सर, पैसा मिलेगा। तो वो कहां पे रिकॉर्ड करेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझो एक अकाउंट है, उस अकाउंट के अंदर अपन जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं, क्या बोला मैंने, जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं वो सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कहां रिकॉर्ड होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। सर बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या रिकॉर्ड होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ सिर्फ उसका रिकॉर्ड होता है। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, चलो एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर किसी बाहर की कंट्री वाले ने आके अपने इंडिया में बैंक ओपन कर दिया, बैंकिंग सर्विस दे रहा है या कोई इंश्योरेंस सर्विस दे रहा है, तो किस में जाएगा, रिकॉर्ड किस में होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड होगा। अपन बाहर कंट्री में कहीं पे बिजनेस रन कर रहे हैं, कहीं पे फैक्ट्री रन कर रहे हैं, या अपन ने किसी बाहर कंट्री के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, वहां से अपने को पैसा मिल रहा है, तो कहां रिकॉर्ड होगा सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड होगा। अपन ने क्या किया, एक किसी को डोनेट कर दिया दूसरी कोई कंट्री को, कोविड के टाइम पे जैसे कर रहे थे, तो वो कहां पे रिकॉर्ड होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जाएगा। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या रिकॉर्ड होगा सर, सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के गुड्स एंड सर्विसेज जो है या फिजिकल जो गुड्स है वही क्या होते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। बोलो समझा कि नहीं समझा, हाँ सर समझा, सीरियस क्यों, सॉरी सीरियस नहीं हो, समझा रहा हूं, ठीक है। चलो आई एम श्योर कि आपको भी मजा आ रहा होगा पढ़ने में। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द वाइडर कंसेप्ट, क्योंकि अपन यहाँ पे सारी इंडिया कंट्री क्या एक फॉरेन कंट्री से डील करता है सर, नहीं, बहुत सारी कंट्री से डील करता है, तो वो सारे कंट्री के डील करता है तो सबका रिकॉर्ड तो रखेगा ना, तो इसके लिए क्या है, ये वाइडर कंसेप्ट बोलेंगे, तो बहुत बड़ा कंसेप्ट, ठीक है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड थोड़ा सा छोटा है, इसको बोलते हैं नैरो कंसेप्ट। क्या बोले, नैरो कंसेप्ट, वेरी सिंपल है ना। इट इंक्लूड ओनली विजिबल आइटम्स, यहाँ पे विजिबल आइटम्स का होता है, यहाँ पे विजिबल आइटम भी होता है, इनविजिबल भी आइटम होता है, सर्विस भी होता है। तो यूनिलेटरल बोलेंगे तो एक वन ट्रांजेक्शंस, वन साइड का कैपिटल का ट्रांसफरेशन जो इन्वेस्टमेंट अपन करते हैं वो सारे इसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं। बात समझा सर, हाँ सर समझा। कितने डिस्टिंग्विश हो गए। अब इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर के डिस्टिंग्विश माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और सेकंड चैप्टर के और थर्ड चैप्टर के भी कुछ मैंने थोड़ा बहुत बताया उसमें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज बाकी के जो फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, सेकेंड चैप्टर और मेरे हिसाब से पहला जो पढ़ना है आप पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिए, थर्ड ए और थर्ड बी, ठीक है, सिक्स चैप्टर और फिर जो है एट्थ चैप्टर। इसके डिस्टिंग्विश तो ऑलमोस्ट मैंने करा दिए, ठीक है। एक आधा दो बचा रहेगा वो आप खुद से कर लीजिए, और नहीं भी समझ में आता है सर तो कोई दिक्कत नहीं, फोन उठाओ, स्क्रीनशॉट शेयर करो, सर हमने कोर्स बाय किया है और अपने को ये चाहिए आंसर चाहिए, तो डेफिनेटली श्योर तुमको जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ऑन कॉल पे मैं आपको समझा दूंगा कोई भी कंसेप्ट इकोनॉमिक्स का, ठीक है, वो भी एकदम अच्छे से। आई एम श्योर ये आपने पढ़ा रहेगा इतना तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि क्या तरीका मेरा पढ़ाने का या नॉलेज या बाकी चीजें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, ठीक है।